हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा डिफाइन कर लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और केवल शब्दों पर अगर आप ध्यान दें तो त्रिकोणमिति, इसमें तीन शब्द से मिला हुआ है। एक त्रि है, फिर कोण है और फिर मिति है। त्रिकोण में त्रि माने और तीन होता है, कोण को कोणक कहेंगे, और मिति माने माप होता है। माप, मापना, नापना। तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन या तीन कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना यही हम लोग त्रिकोणमिति के अध्ययन में करते हैं। त्रिकोणमिति चूंकि तीन कोण की बात हमेशा चलती है, इसलिए इसका काम जनरली ट्रायंगल में होता है, त्रिभुज में होता है। क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ABC, जैसा कि आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीन कोण, हर त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जनरली हाई स्कूल स्टैंडर्ड में, जो हाई स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज। जब हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री हमारी समाप्त होती है तो फिर हम त्रिकोणमिति में हर त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। लेकिन हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आइए समकोण त्रिभुज को हम लोग कुछ और अच्छे ढंग से इसकी परिभाषाओं को और इसकी चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में आपने छोटी कक्षा में भी पढ़ लिया है, क्लास 5 से ही आप पढ़ते आए हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी जो दो कोण होते हैं इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल जिसको न्यून कोण कहते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री होता है। बाकी शेष दो कोण होते हैं, अगर इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो x और y दोनों की वैल्यू लेस देन 90 होती है। x और y लेस देन 90। जबकि ये जो एंगल है इसको नाम दे दिया जाए b एंगल, तो b ऑलवेज इक्वल टू 90 होता है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण न्यून कोण हो तथा एक कोण 90 अंश के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये परिभाषा हम कोण के आधार पर दे सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम ऐसे देते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है। तो ऐसे भी हम लोग परिभाषा देते हैं। एक तीसरी परिभाषा हम लोग ऐसे भी दे देते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कई तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की ये परिभाषा हो गई। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे भी समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इन तीनों परिभाषाओं को आप याद रखेंगे और इसी का हमको अध्ययन करना है, इसलिए हमको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी करनी है। एक चीज़ और बता दिया जाए कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। दूसरी चीज़,
जो 90 अंश का कोण बनाती हैं उसमें से एक भुजा को लंब मानते हैं, एक भुजा को आधार मानते हैं। 90 अंश से जुड़ी भुजाओं को लंब और आधार, भुजाओं में से एक को लंब तथा दूसरे को आधार मानते हैं। इसमें हम नीचे वाले को भी लंब मान सकते हैं, ऊपर वाले को भी लंब मान सकते हैं। यानी लंब हमारा ये भी हो सकता है और लंब हमारा ये भी हो सकता है। आधार हम इसको भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब क्या सिचुएशन क्या होगा, जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं, तो कोण के सामने वाले को लंब ही माना जाता है। अब इसको हम आधार नहीं मानेंगे, इसको लंब मानेंगे। और अगर हम इस कोण की चर्चा कर लिए अल्फा कोण की, तो इसके सामने की भुजा को लंब मान लेंगे। तो लंब की एक स्पेशल परिभाषा भी है। यानी लंब को कैसे डिसाइड करते हैं, जो कोण लिया जाता है, जो कोण गणना में लिया जाता है, उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। भुजा को लंब मानते हैं। तो लंब का डिसीजन एक ऐसे भी हम लोग ले लेते हैं। आधार के बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि जब लंब क्लियर हो गया तो जो दूसरा बचता वो आधार हो जाता। अगर एक बार लंब हो गया तो आधार हो गया, ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो लंब आधार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण को आप बदल नहीं सकते, कर्ण स्थिर रहता है तथा 90 अंश के सामने वाले को कोण मानते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कोण मानते हैं। ये सब बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित हमने सारी जानकारी प्राप्त कर लिया। क्या क्या जानकारी हुई कि समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होते हैं, एक कोण 90 अंश का होता है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तो कोण के आधार पर इसका डिफिनीशन हो गया। भुजा के आधार पर डिफिनीशन है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर हम लोग कर्ण लंब आधार के आधार पर डिफिनीशन देते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग से लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर कर्ण के बारे में सूचना कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। एक सूचना और कर्ण के बारे में कर्ण स्थिर रहता है तथा 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण मानते हैं। फिर लंब आधार के बारे में सूचना है कि जो 90 अंश से जुड़ी होती हैं उनमें से एक लंब मानते हैं, दूसरे को आधार मानते हैं। फिर तीसरी सूचना लंब आधार बदल सकते हैं। लंब का डिसीजन कैसे लेते हैं, जो कोण लेंगे उसके सामने को लंब मानते हैं। तो लंब का डिसीजन भी है, जो कोण गणना में लिया जाता है उसके सामने की भुजा को लंब मानते हैं। जब लंब क्लियर हो गया तो दूसरा तो आधार होगा ही होगा। तो ये रहा समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए ये सब जानकारी बेसिक जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कोणों के बारे में। कोण जो है दो प्रकार का होता है। एक कोण हमारा होता है पॉजिटिव और एक कोण तो खैर छोटी कक्षाओं में हमने कई प्रकार पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम आपको वो सब प्रकार नहीं बताएंगे। वो सब जानते हैं आप लोग, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत कोण, सरल कोण। यहाँ हम आपको दो तरह का कोण बताएंगे, पॉजिटिव एंगल, एक निगेटिव एंगल, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। तो यहाँ हम कोणों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल क्या होते हैं। क्योंकि निगेटिव एंगल के बारे में आपने जानकारी नहीं किया होगा, तो हम आपको बता रहे हैं निगेटिव एंगल क्या होता है। जब भी एंगल बनाते हैं तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। एक रेफरेंस लाइन लिया जाता है। बिना रेफरेंस लाइन के कोई एंगल नहीं बनता है, जिसको संदर्भ रेखा कहते हैं, रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन में एक लाइन लेंगे और इस लाइन से ही हम कोई एंगल बनाते हैं।
मान लिया जाए हमने 30 डिग्री बनाया, तो हम कहेंगे रेफरेंस लाइन से इस लाइन का एंगल 30 डिग्री। ये हमारी रेफरेंस लाइन नीचे वाली है। आई हमारी कोण वाली लाइन है। फिर एक ऐसे हमने खींच दिया, फिर हमेशा रेफरेंस लाइन से कोण निकालते हैं, 60 डिग्री हो गया। फिर एक हमने ऐसे खींच दिया, तो फिर रेफरेंस लाइन से ही कोण लेते हैं। यानी रेफरेंस लाइन कौन सी लाइन होती है, जहाँ से कोण नापा जाता है। तो हमेशा एक रेफरेंस लाइन से ही कोण नापते हैं। कहीं ऐसा ना आप सोचना कि ये कोण नापना शुरू कर दें, ये तो लाइन के बीच का कोण। रेफरेंस हमेशा रेफरेंस लाइन से, अगर एक कोण सीधा ऐसे कोई है तो हमेशा यहीं से नापेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि रेफरेंस लाइन क्या होती है, तो आप कहेंगे वह लाइन जहाँ से कोण नापते हैं, जहाँ से कोण को नापते हैं उस लाइन को रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं। तो रेफरेंस लाइन क्लियर हो गया। अब रेफरेंस लाइन के ऊपर जब नापते हैं, ऊपर अप, जब ऊपर नापते हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, जब नीचे नापते हैं तो एंगल को निगेटिव लिया जाता है। जैसे हम रेफरेंस लाइन से नीचे कोण बना रहे हैं, नीचे हमने कोण बना दिया 30 डिग्री का, तो इसको -30 डिग्री कहेंगे। फिर हमने कुछ और एंगल बना दिया, 60 डिग्री का बना दिया, रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री, तो -60 डिग्री कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं। जब रेफरेंस लाइन से हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल, और जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तो निगेटिव एंगल। तो घड़ी की दिशा में निगेटिव एंगल, ये घड़ी की दिशा होती है, ये निगेटिव एंगल बनाता है। घड़ी की दिशा निगेटिव एंगल बनाता है, अब घड़ी की विपरीत दिशा पॉजिटिव एंगल बनाता है। ये घड़ी की विपरीत दिशा है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल बनाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करके चलें, ये सब दिमाग में रहना चाहिए, कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं, हम लोग जानते भी हैं। अगला आइटम हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो अगला हमारा आइटम है क्वाड्रेंट। क्या होता है क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट्स को हम लोग हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ अंश, चतुर्थांश, इसको चौथा अंश भी कहते हैं। चौथा अंश, 4 अंश। तो चतुर्थांश आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। इसको नोट करते चला आप लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। वे हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट की कहानी ये है कि एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। जब यहाँ से हम लोग यहाँ बढ़ते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल कवर करता है। नाइन्टी डिग्री। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो 180 डिग्री कवर करता है। फिर जब हम यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए 3 खाना कंप्लीट करते हैं तो 270 डिग्री कवर करता है। और जब यहाँ से चलते हुए हम कंप्लीट एक राउंड मूव कर जाते हैं तो 360 डिग्री कवर करता है। एक खाना 90 डिग्री का होता है। 90 90 90 90 94 टाइम 360 डिग्री हो जाएगा, 360 अंश। तो ये सब मोटी मोटा जानकारी है, जिसको आप लोग जानते भी हैं। 360 डिग्री कंप्लीट एक चक्कर घूमते हैं तो 360 डिग्री होता है। इसको हम लोग एक दूसरे ढंग से भी जानते हैं। इसको 0 to 90 कहते हैं, यानी 0 से लेकर 90 के बीच। इसको हम लोग 90 to 180 भी कहते हैं, 90 से 180 के बीच। इसको 180 to 270 भी कहते हैं, 180 से 270 अंश के बीच। इसको 270 to 360 कहते हैं, 270 से स्टार्ट होता है, 360 के बीच। तो ये सब कहानी आप लोगों को पता है। ये 90 डिग्री होता है, आप जानते ही हैं। ये 180 डिग्री होता है,
ये 270 डिग्री होता है, और इसको 0 कह सकते हैं, 360 भी कह सकते हैं, 720 भी कह सकते हैं, 1080 भी कह सकते हैं। तो ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये 0 डिग्री है, फिर ऐसे घूम के एक राउंड आया तो 360 डिग्री हो गई, फिर एक राउंड और आया तो 360 720 हो गया, फिर एक राउंड और आया तो 360 3 बार जोड़ेंगे तो 1080 होगा। तो बढ़ता रहता है। इसको 0 भी कहते हैं, इस लाइन को 360 भी कहते हैं, 720 भी कहते हैं, सब चलते रहते हैं। ये यहाँ से आए तो 90 डिग्री की लाइन है, 90 अंश। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 180 अंश, क्योंकि 90 और 90 मिलकर 2 खाना, एक खाना ये, एक खाना ये, 2 खाना मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री। फिर एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 9 3 27 210 270 डिग्री, 90 90 90 270 हो गए। इसी तरह 90 90 90 90 4 बार 360 हो गए। सब कहानी पता है। यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 90 तक रहते हैं, 90 से आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ 90 से स्टार्ट करेंगे, 180 तक रहेंगे, तो 90 180, यहाँ 180 से स्टार्ट होगा, 270 तक रहेगा। ये तो लाइन दिख रही है, आप खुद निकाल सकते हैं। पूछा जाए इसमें कौन सा एंगल आएगा, 180 ज़्यादा 270 से कम। यहाँ कितना आएगा, 270 से ज़्यादा 360 से कम। यहाँ 0 ज़्यादा 90 से कम, 90 ज़्यादा 180 से कम। ये प्रथम चतुर्थांश आपसे पूछा जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा रेंज है, तो कहेंगे 0 to 90। द्वितीय चतुर्थांश का क्या रेंज है, 90 से 180। तृतीय चतुर्थांश का क्या रेंज है, 180 से 270। चतुर्थ चतुर्थांश का क्या रेंज है, 270 से 360। एक तरीका ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे करते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, एक 360 पर भी हम लोग बनाते हैं, इसको 360 + 0 भी कहते हैं। पहले चतुर्थांश में 360 डिग्री + 0 का मतलब प्लस थीटा बोलते हैं, 0 नहीं बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। 360 में से जब भी हम ज़्यादा करेंगे तो पहले चतुर्थांश में आते हैं, क्योंकि यहाँ से चलते 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 360 हो गया, थोड़ा सा ऐड कर दिए तो पहले में आ गए। फिर इसी तरह से 90 में हम कुछ ऐड करते हैं, यानी 90 अंश प्लस थीटा। इसका रेंज क्लियर नहीं है, इसको कहते हैं 90 से अधिक। प्लस का मतलब ज़्यादा होना, तो 90 से अधिक होना, तो 90 से अधिक होने का मतलब दूसरा, क्योंकि यहाँ तक 90 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 में जोड़ दिए कुछ तो इसमें आ गए। फिर 180 होता है, तो 180 में अगर कुछ ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो एक तरीका ये भी होता है, 180 प्लस का मतलब 180 से बढ़िए आगे, 100 आगे बढ़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। 270 से आगे बढ़िए तो 270 से आगे बढ़िए फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से आगे बढ़िए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसे चलता रहता है। चौथा चतुर्थांश होता है 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 1, फिर 2 3 4, फिर 4 के बाद 1, ऐसे चलता रहता है। तो 4 के बाद कोई 5 नहीं होता, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ थोड़ा सा हम इसको रेंज लिखे हैं, एंगल के फार्म में इसको 90 अंश माइनस थीटा लिखा जाता है, माइनस प्लस के फार्म में, थीटा के फार्म में लिखते हैं। ये जो हम लिखे हैं इसको हम 180 माइनस थीटा लिखते हैं, 180 माइनस थीटा। तो हम एक पॉजिटिव के रूप में आपको बताएंगे, निगेटिव के रूप में। इसको लिखते हैं 270 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं 270 माइनस थीटा। इसको लिखते हैं 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए ये 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम। तो पहले चतुर्थांश में कोई भी एंगल होता है वो 90 से कम होता है। जैसे एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं, आपको 30 डिग्री बनाना है तो आप ऐसे कहते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री बनाना है तो आप ऐसे कहते हैं 60 डिग्री, फिर 70 बनाना है तो ये 70 डिग्री हो गया, 80 बनाना है तो 80 डिग्री हो गया, 90 बनाना है तो सीधा कर देते हैं। तो अगर 90 से हम कम रखेंगे, 90 माइनस थीटा अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब 90 से कम होना है। 90 से अधिक होगा नहीं, क्योंकि 90 में से घटा रहे हैं। जब किसी चीज़ में से घटाते हैं तो वैल्यू से छोटी होती है। अगर हम एक ही घटा रहे हैं तो 89 न हुआ। तो ये एंगल पहले चतुर्थांश का होगा, इसीलिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म में 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 90 माइनस आप देखें तो आप कहेंगे पहला चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि 90 से कम, माइनस माने कम। फिर अगर आप 180 माइनस देखते हैं, 180 पर 2 माना जाता है, और 2 में से कम, तो 2 में से कुछ कम यानी दूसरे में रह जाएंगे।
एक में नहीं जाएंगे। जैसे 2 में से 180 में से हम 1 का घटाएँ तो 179 कहीं इसी में रहेगा। अगर 180 में से हम 30 घटाएँ तो 150, तो 150 डिग्री इसी में रहेगा। 150 डिग्री ऐसे बनता है। 150 से 90 है, 60 और बना देंगे। ये 90 है, 60 और बना देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 150 डिग्री होता है। तो 150 का मतलब दूसरे चतुर्थांश में। तो जब भी 149 माइनस थीटा लिखेगा तो दूसरा आप कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्लस रहेगा तो आगे बढ़ाएंगे, और जब प्लस नहीं रहेगा तो जहाँ है वहीं करेंगे। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। 180 में आप 90 से भाग दीजिए। 180 में 90 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 90 दूना 180। तो अगर माइनस रहेगा तो यही बोलना है। जैसे 180 माइनस थीटा है तो हम भाग दिए तो यहाँ 90 से 2 आया, तो आप 2 ही बोल दीजिए। और जब प्लस रहेगा तो 2 में आप ऐड करके बोलेंगे, यानी तीसरा बोलेंगे। यहाँ भाग दिए 2 आया, 2 में कुछ जोड़ना है तो तीसरे में चले जाओ। यहाँ 2 में से घटा देना है तो तीसरे में थोड़ी जाएंगे, 2 में रह जाएंगे। तो घटाने का मतलब उसी में रहना, जोड़ने का मतलब आगे बढ़ना। जोड़ना माने होता है ही आगे बढ़ना, घटाना माने उसी में रहना। तो ये सब ध्यान देना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा चतुर्थांश कैसा एंगल लिखा रहेगा, तो किस चतुर्थांश का आप डिसीजन लेंगे। तो ये एंगल हमारा चतुर्थांश का डिसीजन लेता है। जैसे हमने लिख दिया 360 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम भाग देंगे 90 से, तो 4 बार में कटेगा। अब चौथे में से घटाना है तो चौथे में ही रहेंगे। यही रहता 360 प्लस थीटा, तो अब चौथे में जोड़ना है तो चले जाएंगे। 5वें में 5वां नहीं होता, 5वें को हम लोग 1 मानते हैं, क्योंकि ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 फिर 5 नहीं 1। तो चौथे में ऐड करेंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। प्लस का मतलब आगे बढ़ना, माइनस का मतलब उसी में रहना। अगर 90 माइनस है तो 90 में ही रहना, यानी पहले चतुर्थांश में रहना। 180 माइनस यानी दूसरे में रहना। 270 माइनस यानी तीसरे में रहना। और जब प्लस करेंगे 270 प्लस यानी तीसरे से आगे बढ़ना, चौथे में चले जाना। कोणों के माप की इकाइयाँ, हमारा हेडिंग है कोणों के मापन की इकाइयाँ। कोणों को जब हम मापते हैं तो क्या उसको लिखते हैं। तो कोणों के मापन की 3 इकाइयाँ। एक है साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति रेडियन या वृत्तीय पद्धति, रेडियन या वृत्तीय पद्धति। तीन पद्धतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, साष्टिक सिस्टम। साष्टिक पद्धति देखिए, साष्टिक पद्धति हम लोग खूब जानते हैं। आप लोग कंपास का यूज़ किए हैं, चांदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, चांदा सब लोग जानते हैं। चांदे का एक आकार हम बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री लिखा होता है, 90 डिग्री। इसी तरह 45 डिग्री होता है, यहाँ 135 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। क्यों ऐसे हम लोग नापते हैं। इसमें क्या होता है कि आधे वृत्त में 180 डिग्री होती है और पूरा जो सर्किल होता है 360 डिग्री में बटा होता है। यही है साष्टिक सिस्टम। यानी साष्टिक पद्धति में कहेंगे पूरा वृत्त बराबर होता है 360 डिग्री, अर्धवृत्त बराबर होता है 180 डिग्री। ये सब आप लोग जानते हैं। इसके बाद आगे और है जो हमारे 1 डिग्री बनती है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें, यहाँ से हम मिडिल पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ कोई 1 डिग्री होगी, ऐसे 1 डिग्री, फिर इसी तरह 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ते हैं 45 डिग्री। तो जो 1 डिग्री होती है उसमें 60 मिनट होते हैं। इसको मिनट करते हैं, इसको करते हैं 60 मिनट।
1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में, इसको मिनट करते हैं, डैश को मिनट करते हैं, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, 1 अंश, इसको 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, डबल डैश को सेकेंड कहा जाता है, डबल डैश, इसको कहेंगे 60 सेकंड। तो आपसे पूछा जाए शास्त्रिक सिस्टम क्या है, तो आपको बहुत परिभाषा नहीं बतानी है, सिंपली आप कह देंगे कि शास्त्रिक सिस्टम में पूरा वृत्त 360 डिग्री में डिवाइड बटा होता है, आधा वृत्त उसी का आधा हो जाएगा, चौथाई वृत्त 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हर एक खाना, अंश का एक खाना 60 भागों में बटा होता है, जिसको मिनट के नाम से जानते हैं। एक अंश में 60 मिनट होता है, और हर एक मिनट 60 सेकंड में डिवाइड होता है। ये सेकंड को हम लोग डबल डैश से और मिनट को सिंगल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये नोट करिए शास्त्रिक सिस्टम। नाम से ही स्पष्ट है, शत माने 100 होता है। तो दूसरा है सटीक पद्धति, 100 पर हम लोग काम करते हैं। सटीक पद्धति, इसका यूज बहुत कम होता है, इसको सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, शत माने होता है सैकड़ा, तो इसकी कहानी सैकड़े पर ही चलती है। इसमें एक समकोण, जिसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, एक समकोण को हम लोग 90 अंश भी कहते हैं, और ये 100 ग्रेड के बराबर होता है। यहाँ ऊपर जी लिख देते हैं, इसको 100 कोटि कहा जाता है, हिंदी में कोटि, इंग्लिश में 100 ग्रेड बोलते हैं। इसी तरह एक ग्रेड जो है 100 मिनट में डिवाइड होता है, इसको 100 मिनट पढ़ते हैं, 100 पर ये चलता है। और इसी तरह एक मिनट 100 सेकंड में डिवाइड होता है, डबल को 100 सेकंड बोलते हैं। तो ये हमारा है सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में समकोण को ही हम लोग रेफर करते हैं। एक समकोण जिसको 90 डिग्री कहा जाता है, उसमें 100 ग्रेड पाए जाते हैं। एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, एक मिनट में सब 100 पर चलता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सटीक सिस्टम। तीसरा हमारा रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो इसके लिए एक परिभाषा भी हम लोग जानेंगे, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। रेडियन को कैसे निकाला गया, तो रेडियन को ऐसे निकाला गया कि सेंटर से एक रेडियस लिए, मान लिया जाए कि रेडियस कोई है, एक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, कुछ होगा लंबाई, फिर 1 सेंटीमीटर इस पर भी लिया गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये जहाँ मिला उसको इससे मिला दिया गया, तो ये कोण हमको मिला, तो जो कोण मिला उसको 1 रेडियन कहे, इसको कहा गया 1 रेडियन। रेडियन को 1C भी कहते हैं, सी माने सर्कुलर, 1 सर्कुलर सिस्टम या 1 रेडियन सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन का डिफिनीशन बताइए। तो हम लोग कहते हैं कि जो रेडियस होती है उतना ही अगर चाप लिया जाए, देखिए चाप की लंबाई और रेडियस की लंबाई सेम, अगर रेडियस की लंबाई और चाप की लंबाई सेम लिया जाए, जो एंगल सेंटर पर बनता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह 1 रेडियन कहलाता है। तो यह 1 रेडियन है एक कोण। अब 1 रेडियन कैसे जान गए 1 रेडियन, क्योंकि रेडियस भी 1 है, चाप भी 1 है, इसको चाप बोलते हैं, जो गोलीय भाग है इसको चाप कहा जाता है, इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो 1 रेडियन की क्या परिभाषा बनेगी, हम कहेंगे यदि वृत्त की त्रिज्या तथा चाप समान हो, त्रिज्या और चाप दोनों समान हो, चाप समान हो, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन
कहलाता है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है। क्या क्या बराबर हो? रेडियस और चाप। अगर रेडियस को हम 2 कहें तो चाप क्या कहेंगे? चाप भी 2 होगा। रेडियस 3 होगा तो चाप भी 3 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक रेडियन ही, अगर हम बड़ा कोई वृत्त बना दें खूब बड़ा सा, तो जब बड़ा सा हम वृत्त बनाएंगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर, चाप भी 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, अब भी उतना ही कोण बनेगा। इसी को छोटा कर दिया जाए तो रेडियस छोटी हो गई तो चाप की लंबाई अब नापेंगे छोटा, तीसरे अनुपात में छोटा, और छोटा कर दिया जाए। कोण पर कोई फर्क नहीं। देखिए यही कोण यहाँ भी बन रहा है, यही कोण यहाँ भी बन रहा है, यही कोण यहाँ, वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक हमने छोटा सा वृत्त लिया, वही कोण में अंतर नहीं। बड़ा सा थोड़ा वृत्त बना दिया, वही कोण आ रहा है उसमें भी। एक और बड़ा सा वृत्त बना दिया और एक और बड़ा सा वृत्त बना दें तो आप पाएंगे कि कोण में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या अंतर आ रहा? रेडियस बढ़ गई तो चाप की लंबाई भी इतनी बड़ी हो गई। तो चाप की लंबाई रेडियस सेम है, जितना रेडियस उतना चाप की लंबाई। यहाँ जितना रेडियस उतना ही चाप की लंबाई, यहाँ जितना रेडियस उतना ही चाप की लंबाई। और छोटा वृत्त बना दें तो जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा चाप की लंबाई, कोण में कोई अंतर नहीं। तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, चाप की लंबाई पर डिपेंड किस पर करता है? दोनों सेम होना चाहिए। ये सेम होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10, खूब बड़ा सा बन जाएगा। तो ये एक रेडियन की परिभाषा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का चाप समान हो तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। तो ये हो गई रेडियन की परिभाषा। अब आगे इसको हम लोग और जनरलाइज करते हैं, रेडियन के बारे में जानते हैं। आइए रेडियन के बारे में और जानकारी। 2 पॉइंट लिख दिया जाए। रेडियन की माप अचर होती है, इसमें कुछ पॉइंट लिख दीजिए। रेडियन की माप अचर होती है, अचर माने बदलती नहीं है। रेडियन की जो माप होती है वो अचर होती, चाहे स्थिर लिख दें, इसकी स्थिर होती है। स्थिर माने जो चेंज नहीं होगा। पहली चीज स्थिर होती है, दूसरी चीज वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। रेडियन की माप वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। त्रिज्या चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग आते हैं पाई के मान के बारे में। पाई की परिभाषा बहुत पूछी जाती है, तो पाई जान लिया जाए। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, लेकिन रियलिटी नहीं जानते हैं कि पाई कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो हम लोग पाई का अर्थ और इसका मान जानेंगे। पाई का अर्थ क्या है, अर्थ तथा इसका मान क्या है। पाई देखिए बहुत सेक्रेट चीज़ है और इसको गणितज्ञों ने इसका नाम पाई क्यों रखा है, इसके पीछे काफ़ी कहानी छिपी हुई है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि वृत्त एक लिया जाए तो आप पाई के बारे में जानते हैं, 2πr बराबर परिधि होता है, ये सबको पता है। परिधि बराबर 2πr। यहाँ से अगर हम पाई की बात करें तो मिल जाता है परिधि बटा 2r, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको आगे बात करें तो परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास। इस बात को अगर हम लोग ध्यान रखें परिधि बटा व्यास को, तो परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो हम कहेंगे किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है।
अर्थात पाई इज इक्वल टू परिधि बटा व्यास। अब इसमें कुछ गुड़ चीज़ें छिपी हुई हैं, उसको हम लोग जानेंगे। आइए वो गुड़ चीज़ देखते हैं, पाई के साथ क्या चीज़ छिपा हुआ है, सीक्रेट क्या है पाई के साथ। तो बहुत बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। रहस्य क्या है? अगर हम वृत्त को छोटा बनाते हैं तो व्यास भी छोटा होगा, वृत्त को हम बड़ा बनाते हैं तो व्यास भी उसका बड़ा होगा, वृत्त को और छोटा बनाएंगे तो व्यास और छोटा होगा, और छोटा बनाएंगे तो और छोटा व्यास होगा। कहने का मतलब जिस हिसाब से वृत्त बनाएंगे उसी हिसाब से व्यास में भी कमी आएगी। ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं, चित्र खुद बता रहा है। बड़ा वृत्त होगा तो बड़ा व्यास होगा, छोटा वृत्त होगा तो छोटा व्यास होगा, बहुत छोटा वृत्त होगा तो बहुत छोटा व्यास होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो पाई तो फिक्स है, पाई चाहे बड़ा वृत्त लीजिए चाहे छोटा वृत्त लीजिए, मान हमेशा। अब देखिए इसकी परिधि आएगी, अगर हम मान लेते हैं 50 आ गए तो ये वाले की 25 आएगी, ये वाले की 20 परिधि आएगी लंबाई, इसकी कुछ 10 आएगी, इसकी कुछ 5 आएगी। लेकिन ये वैल्यू फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है। चाहे छोटा वृत्त लीजिए परिधि व्यास निकालिए, चाहे बड़ा वृत्त लीजिए परिधि व्यास निकालिए, हमेशा फिक्स आएगा। यानी छोटे वृत्त को लेंगे तब भी पाई का मान 22/7 आएगा। 22/7। अगर हम इस वृत्त को लें, इसका वृत्त का परिधि लें, इसका व्यास लें, तब भी 22/7 आएगा। इस वाले वृत्त का परिधि लें, व्यास लें, तब भी 22/7 आएगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, चाहे वो छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, लेकिन परिधि बटा व्यास का अनुपात पाई ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस अनुपात में परिधि बढ़ता है उसी अनुपात में व्यास भी बढ़ जाता है। जैसे छोटा सा एक सवाल आपको लेते हैं, मान लिया जाए हम 2/4 की बात कर रहे हैं, काटने पर 1/2 आएगा। अब इसको हम 4/8 की बात करें तो हमने ऊपर भी बढ़ा दिया नीचे भी बढ़ा दिया, तो क्या ये दूसरा कुछ हो जाएगा? वो भी तो 1/2 आएगा। इसको हम 8/16 कर देते हैं। हमने 2 को 8 बना दिया, 4 को 16 बना दिया, तो क्या 1/2 से दूसरी वैल्यू आएगी? तो हमने क्या देखा कि जब ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू बढ़ती है तो जो वैल्यू आती है वैल्यू परिवर्तन, अगर एक तो बढ़ेगा एक तो नहीं बढ़ेगा तब गड़बड़ है। जैसे 2/4 था तो ऊपर वाला भी 4 हो गया, 2 से 2 बढ़ गया, ये वाला भी बढ़ गया, दोनों बढ़ गए। यानी इसकी तुलना में इसके दोनों अंश हार बढ़े तो मान में कोई अंतर नहीं आया। इसकी तुलना में इसका अंश भी बढ़ गया, हार भी बढ़ गया, मान में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन कोई एक वैल्यू हम बढ़ा दें, जैसे हम 2/4 लिखा है, इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है तो 2 को तो हम 4 कर दें, इसको 9 बढ़ाना, इसको 4 रहने दें, तो वैल्यू में अंतर आ गया, 4/4 एक आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे परिधि बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यास की लंबाई भी बढ़ रही थी, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो चाहे हम छोटा वृत्त लेंगे चाहे बड़ा वृत्त लेंगे, पाई में कोई अंतर नहीं आएगा। आपसे पूछ दिया जाए तो आप यही उत्तर बताएंगे, क्योंकि परिधि को बढ़ाने पर व्यास का मान भी बढ़ जाता है, परिधि को घटाने पर व्यास का मान भी घट जाता है। इसलिए पाई हमेशा फिक्स बना रहेगा, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये बहुत रहस्य की बात है। चलिए, तो पाई के बारे में हम लोग जान लिए कि पाई होता क्या है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। अब यहीं से हमारा फार्मूला वो निकला हुआ है, इसी को हम लोग लिखते हैं परिधि बटा व्यास को 2r लिख देते हैं, 2r लिखा जाता है। रेडियस का डबल व्यास होता है, यहीं से तिरछी तिरछा गुणा करके हम लोग परिधि का फार्मूला निकाल लेते हैं 2πr। ये सब हम लोग को याद भी है, छोटी कक्षाओं में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, आज भी हमको याद करना है। तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। पाई के बारे में जानकारी हो गई, पाई का मान के बारे में जानकारी किया जाए। पाई का जो मान होता है रीडिंग, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। पहली चीज, पाई का मान 22/7 होता है, जिसको दशमलव में 3.14 भी हम लोग जानते हैं।
जिसका मान दशमलव रूप में 3.1428 और भी ऐसे चलता रहता है, होता है। इसके बारे में कहानी और हम लोग जानते हैं, छोटी कक्षा में पढ़े भी है। यह अपरिमेय संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है जिसका वास्तविक मान, अगर इसके मान की वास्तविक मान की बात करें, जिसका वास्तविक मान 355/113 होता है। तो पाई के बारे में सब जानकारी हो गई। इसको आप ब्रैकेट में डाल देंगे, कभी 1 नंबर का सवाल इस पर आ सकता है तो कन्वर्जन करने के लिए। तो मतलब समझ लीजिए, डी माने होता है डिग्री, डिग्री बटा 90, जी माने ग्रेड, ग्रेड बटा 100, और सी माने सर्कुलर पैमाना, जिसको हम लोग रेडियन पैमाना भी कहेंगे। इसी पोस्टर में आर लिख दिया जाए क्योंकि आप परेशान नहीं होंगे। आर माने रेडियन, तो रेडियन बटा पाई, चाहे सी लिखें चाहे आर लिखें। तो डिग्री बटा 90, ग्रेड बटा 100 और 2 रेडियन बटा पाई। तो इससे हम लोग आसानी से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में इजीली कन्वर्ट करेंगे। सवाल आएगा तो देखा जाएगा। अब अंश को रेडियन में बदलना, अंश को रेडियन में बदलना। तो इसका फार्मूला होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये सूत्र है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन। इसी को हम 0 भी लिख देते हैं। 1 अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन। आप लोग इस फार्मूले को नोट करिए, अंश को रेडियन बदलना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन, ये 1 डिग्री की बात करेंगे तो 180 एक ही नियम से नीचे चला जाएगा। अब हमको 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 का इसी में जिसका भी निकालना हो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। वो रेडियन में, रेडियन पर मार से लिख रहा है। तो यहाँ 30 छक्का 180, तो 30 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई अपान 6 रेडियन, पाई अपान 6 रेडियन। इसी तरह हमको 60 डिग्री निकालना है, तो 60 डिग्री इसका 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 में। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह हर डिग्री को आप निकाल सकते हैं। आपको सिंपली यही 2 फार्मूले याद करने हैं ऊपर वाले, बाकी कोई आएगा इसमें ले आकर गुणा कर देंगे, कट पीट के समाप्त हो जाएगा। अब जैसे हमको 120 डिग्री को चेंज करना है, 120 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो लिखेंगे 120 डिग्री इक्वल टू 120 गुणे पाई बटा 180 रेडियन। तो 0 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 3 18, तो मिला 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो 120 डिग्री का रेडियन हो गया। तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। किताब में आपको कई वो चीज़ दिया हुआ है साड़ी में, उसको आप देख लेंगे, वो आप करके निकाल लेंगे। अब आइए हम लोग अपने मेन सूत्र पर आते हैं। सबको बेसिक जानकारी रही। ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल से जुड़ी हुई 6 फार्मूले होते हैं। हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। इक्वल करके हम लोग बटे का साइन बनाते हैं और सबका फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ता है। चलिए,
तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों कहते हैं, पहले इसकी जानकारी दे दें। चूँकि ये जो भी साइन कास टैन सेक कोसेक काट जितने भी हैं 6 फार्मूले होते हैं, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों रखा गया, क्योंकि जब भी इसका मान निकालते हैं तो बटे में आता है, तो बटे में आने को रेशियो कहते हैं। मान लीजिए हम लिखा हमारा 0.2 तो कहते हैं 1/2, या इसी 1/2 को आप कहीं कहीं ऐसे भी लिखे होंगे 1:2 तो आप लोग लिख देते हैं 1/2। इसको कहते हैं 1:2 का अनुपात। तो 1:2 का अनुपात इसको बोलते हैं। इसको हम लोग 1/2 लिखे हैं चाहे 1:2 लिखे हैं, बात एक ही है। चूँकि यह एक अनुपात है इसलिए इसका नाम अनुपात रखा गया। अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। तो ये सब रेशियो, इसका जो भी रिजल्ट आता है वो रेशियो के फॉर्म में आता है। इसका सूत्र आता है, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इस एंगल को अगर हम थीटा बिहेव कर लें, यहाँ जो थीटा लिखे हैं ये नीचे वाला ही कोण लिया जाता है। तो जब थीटा इसको लिए तो ये भुजा लंब होगी। अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। जो कोण लेते हैं गणना में उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जब ये लंब बन गई तो नीचे को आधार कहेंगे, क्योंकि लंब का डिसीजन जब हो जाता है तो आधार का डिसीजन अपने आप हो जाता है। आई कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको कोण कहते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब आधार कोण, लंब कोण तो फिक्स होता है, लंब को हम डिसाइड करते हैं। जब लंब डिसाइड होता है तो कोण का डिसीजन अपने आप हो जाता है। तो अब आइए, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कोण, लंब ऊपर कोण नीचे, लंब बटा कोण। कास का फार्मूला होता है आधार बटा कोण, तो ये ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया कोण। टैन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और यही 3 सूत्र हम मुख्य रूप से याद करते हैं। फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन याद हो गया, किसी को उलट देते हैं, कर्ण ऊपर लंब नीचे। तो कोसेक को याद नहीं करना, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। इसी तरह सेक का उल्टा कोसेक कास होता है। तो कास का जो पता है उसी को उलट देंगे, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो कास सेक भी हमको याद नहीं करना है और काट भी याद नहीं करना। टैन का उल्टा काट होता है। तो ये लंब आधार है तो आधार लंब हो जाएगा, ऊपर आधार नीचे लंब, ऊपर आधार नीचे लंब। तो ये हमारे फार्मूले हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो के लिए इसीलिए रेशियो रखा गया क्योंकि जो भी उत्तर इनका आता है वो रेशियो में आता है। नोट करिए इसको। 346 एक्सरसाइज 10.1 पेज नंबर 346। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है उसका सूत्र लिखते हैं। जैसे हमारा दिया है, लिखेंगे चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए दिया है। और पुनः हम लिखेंगे साइन थीटा का फार्मूला। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। अभी हमने लिखा था आपको, लंब बटा कोण होता है, इस सूत्र हमें याद करना है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 और 1 में आप ध्यान दें तो लेफ्ट साइड को सेम है, राइट साइड की तुलना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो ऊपर ऊपर के बराबर यानी लंब 3 के बराबर होगा। लंब मिल गया हमको 3 और नीचे वाला नीचे के बराबर, तो कर्ण मिल गया हमको 5। उसके बाद हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हमेशा बनाना है क्योंकि त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज चलता है। आप हमेशा समकोण त्रिभुज आप ऐसा बनाएंगे कि लगा कि एक कोण 90 डिग्री है। और हमेशा जो आधार का एक कोण रहता है
वही एक कोण जो क्वेश्चन में दिया आपको लिखना पड़ेगा। थीटा किसको लिखेंगे? जो यहाँ दिया हुआ है उसको आधार वाले कोण को लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखना। 3 कोण होते हैं, एक तो 90 आपने मान लिया और जो इसके सामने वाला है नीचे बचा इसको थीटा मानेंगे। अब इस चीज़ को लिख देंगे, लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा, क्योंकि जब इसको हम कोण माने हैं तो लंब ये होता है, तो लंब 3 हो गया, लंब 3 हो गया, आधार 5 हो गया, लंबाई हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं, सॉरी कर्ण 5 हो गया, आधार नहीं, एक कर्ण लिखा है तो कर्ण ये होता है, तो कर्ण ये होता है। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की 2 भुजा मिल गई। अब तीसरी भुजा हमको निकालनी पड़ेगी, जिसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय हमारा काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग खूब पढ़े हैं, 2 भुजा पता हो तो तीसरा निकाल देते हैं पाइथागोरस साहब। तो अब लिखेंगे, इसको नाम भी दे देते हैं ABC ट्रायंगल। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण को हमने 5, कर्ण हमारा 5 है तो 5 का वर्ग बराबर लंब 3 है, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आधार हमको निकालना है तो हम यहाँ आ जाते हैं, 3 को हम बाएं कर देते हैं, तो 5 का वर्ग पहले से था, 3 आया तो माइनस ए हो गया। ये जब दाएं से बाएं आएगा तो पक्षांतर करने पर माइनस, इधर आधार का वर्ग बचा, आधार का वर्ग। अब ये हो गया 25 और 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 मिलेगा। ये हो गया आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, 16 बराबर आधार का वर्ग। अब 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 पर 2 पावर 16 होता है आधार का वर्ग। तो इधर का वर्ग इधर का वर्ग काटने के लिए हमने लिख दिया, क्योंकि जब तक ये वर्ग खत्म नहीं होगा तब तक वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इसको भी हमने वर्ग के रूप में बना लिया, ये भी वर्ग के रूप में, वर्ग वर्ग कट गया तो आधार बन गया 4। तो अब आधार हमारा 4 मिल गया। अब यहाँ आधार को 4 लिख देंगे। तो हमेशा सवाल में 2 भुजा दी जाती है, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं। इतना करने के बाद अब अपने सवाल पर आते हैं, किसका मान निकालना है? tan थीटा का। तो अब लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर, अभी हमने सूत्र लिखा था, इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमको मालूम है, आधार भी निकल गया, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर 4 नीचे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये सवाल हमारा समाप्त हो गया। तो tan का मान निकालना था, हमने मान निकाल दिया। इसी तरह का आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सब सवाल ही लगभग इस तरह का है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मैक्सिमम सवाल है। एक सवाल और मैं आपको बताना चाहूँगा, सवाल नंबर 12, इसको आप लोग राइट डाउन करें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए। यदि tan थीटा बराबर 2 तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा sin थीटा sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 19/4 प्रूव करना हमको। तो आइए फिर वही कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है यहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए इसका लिखेंगे चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू 2, जब भी अकेला हो तो बटा 1 भी आप लिख लीजिएगा, चूँकि ये रेशियो होता ही है। तो अकेला है तो बटा 1 लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, पुनः लिखेंगे इसका फार्मूला। तो tan थीटा का फार्मूला हमको याद है, लंब बटा आधार होता है, ऊपर लंब नीचे आधार। लिखेंगे इससे तुलना करने पर, चाहे समीकरण 2 मान लिया जाए, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करने पर। तो लंब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 2 है तो लंब हो गया 2, आधार नीचे वाला तो नीचे वाला 1 है तो आधार हो गया 1। इतना के बाद फिर हम त्रिभुज बनाते हैं। बस एक ही काम हमेशा करते हैं, बार बार यही काम। अब इसमें लंब को 2 मान लेंगे, आधार को 1 मान लेंगे, और जो कोण दिया है यहाँ मानते हैं हमेशा। बाकी त्रिभुज को ABC किसी को कोई मान सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा एक भुजा निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कोण भी 90 डिग्री है तो हमारा लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण को कर्ण लिख देंगे, लंब पता है 2, आधार पता है 1। तो कर्ण का वर्ग बराबर 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 5। तो अब कर्ण बराबर करेंगे, इसका वर्ग बन नहीं पाएगा, या अगर आप बनाना भी चाहें ज़बरदस्ती तो कर्ण ही लगा कर वर्ग बना लीजिए। तो वर्ग और वर्ग कट गया। किसी का वर्ग बनाना हो तो कर्ण ही लगा के वर्ग बना देते हैं। तो कर्ण का मान आ गया कर्ण में 5। अब कर्ण को यहाँ लिख देंगे कर्ण में 5। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा यही काम करता है, 2 भुजा पता रहती है, तीसरे को निकाल देता है। चलिए अब तीनों भुजा निकल गई, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल हम आसानी से लगा देंगे। अब जिसका मान निकालना उसको लिखा जाए तो हम लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी का मान 19/4 लाना है। तो सेक देखिए, सेक का उल्टा होता है, सूत्र आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेक होता है कर्ण बटा आधार, हमको याद है इसलिए मैं सब लिख दे रहा हूँ। सेक होता है कर्ण बटा आधार, तो इसका मान होगा कर्ण का मान कर्ण 5 बटा आधार का मान 1। यहाँ गुणे का साइन है, कोई साइन है गुणा मानेंगे। साइन का होता है लंब बटा कर्ण,
यानी 2/5 ये साइन का काम हो गया। फिर प्लस साइन लिखेंगे तो हमने प्लस लिख दिया। tan का होता है लंब बटा आधार, tan दिया भी है, tan का मान 2/1 दिया भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। 2/1 1 लिखा चाहे 9 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोसेक का होता है साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटा कर्ण तो कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण 5/2, कर्ण 5/2 का स्क्वायर। फिर देखिए आगे यहाँ 5 होगा। यहाँ चूंकि बीच में गुणा है तो ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, तो खाली 2 लिख सकते हैं, 2/1 नहीं लिखते हैं। यहाँ 2 का वर्ग 4/1 का वर्ग 1 तो 4 ही होगा, 1 नहीं लिखेंगे। माइनस कर्ण 5 का वर्ग हो जाएगा 5, यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये सवाल हमारा हो गया। फिर 4 और 2 1 में जोड़ लिया जाए 6 हो गया, -5/4। फिर तिरछी तिरछा ऐसे गुणा करके हम लोग भिन्न का घटाना है। 4 छक्के 24 हो गया, 1 में 5 का गुणा 5 हो गया, नीचे 4 में 1 का गुणा 4 हो गया। तो ये सवाल हमारा हो गया। 24 में से 5 घटाएंगे तो 19 होता है, 19/4। यही हमको प्रूव करना था, 19/4। तो अब लिख देंगे राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो लिख देते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए प्रूव्ड। ये सवाल प्रूव हो गया, इसको भी नोट डाउन करना। बाकी इसी तरह के सवाल पूरी प्रश्नावली में है। आज हम लोग आज के सेशन को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।